नमस्कार, सभी दर्शकों का फिर से स्वागत है हमारे चैनल में ग्लोबल लेंस में। ममता बनर्जी ने जिस तरह से एक प्रोटेस्ट के रूप में इलेक्शन कमीशन के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है, वो मोर्चा जो है वो शायद अब इलेक्शन के बाद ही खत्म होने वाला है, ऐसा लगता है। क्योंकि जिस तरह से वो सुप्रीम कोर्ट में गई, अपनी दलीलें रखी, उसके बाद भी जो सुप्रीम कोर्ट के बाद जो डिसीजंस आए, इलेक्शन कमीशंस ने जो उनको कहा कि उनके ऑफिसर्स को कुछ सस्पेंड करना है, उसके बाद भी उनका जो तेवर है, वो कम होने का नाम नहीं लेता है। और अभी-अभी उन्होंने जो कहा है कि अगर वो मतलब इलेक्शन कमीशन जो है, वो 420 है, तो मैं 440 का वोल्ट हूँ। तो अब ये जो जंग है, वो दिन-ब-दिन और भी तीव्र होती जा रही है। तो आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे क्योंकि ये रवैया जो उनका है, हमारे संवैधानिक संस्था ने जो है उसके ऊपर तीखा-तीखा प्रहार ही होता है। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए आज उपस्थित है हमारे बीच में सुप्रीम कोर्ट के लॉयर एडवोकेट पंकज जोशी सर। सर जी, स्वागत है जी। आपका। जी, नमस्कार मैडम और आपके सभी व्यूअर्स के लिए बहुत-बहुत नमस्कार। यस सर। सर जो इलेक्शन कमीशन ने आई थिंक 7 इलेक्शन ऑफिसर्स वेस्ट बंगाल के जो है उनको सस्पेंड करने का आदेश दे दिया है। उसके बाद जो तीखी प्रतिक्रिया ममता बनर्जी की आई है, उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग जो है वो टॉर्चर कमीशन है और ये एक तुगलकी फरमान है। देखिए, इसमें ममता बनर्जी जो हैं, वो चुनाव आयोग को दोषी ठहरा रही हैं कि चुनाव आयोग जो है, एक इस तरह से जो है अ अ, मतलब कठोर डिसीज़न ले रहा है और एक जो उसके कारण उन्हें कहीं न कहीं ये जो है वो अपनी बात इस बात को रख रही हैं। लेकिन इसमें कहीं न कहीं एक निष्पक्षता जो चुनाव के लिए या एसआईआर की जो प्रक्रिया इस समय चल रही है, तो उसके लिए जो एक ज़रूरी होती है, वही कार्य चुनाव आयोग के द्वारा हो रहा है। और इसमें सुप्रीम कोर्ट की भी पूरी मॉनिटरिंग है। ऐसा नहीं है कि केवल इसमें कहीं भी किसी भी रूप में कोई सरकार का रोल या तो चुनाव आयोग कर रहा है इस पूरी कार्य को या फिर कहीं जो भी रोल रहता है वो सुप्रीम कोर्ट का रोल रहता है। तो इसमें किसी राजनीतिक दल को जिम्मेदार ठहराना तो ये तो अपने आप में बिल्कुल ही विचित्र बात है। हालाँकि चूँकि राजनीतिक दल के लोग आपस में एक-दूसरे के लिए टीका-टिप्पणी कर सकते हैं, तो वो उसी रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी इस बात को कहते हुए चुनाव आयोग पर आरोप लगा सकती हैं कि ये जो है, ये भारतीय जनता पार्टी का इस समय एक एक तरह से है क्योंकि जिसकी भी सरकार होती है और ख़ास करके केंद्र में अभी भारतीय जनता पार्टी की लगातार सरकार है, तो इस बात के लिए वो चिंतित होते हुए इस बात को कहती हैं कि चुनाव आयोग जो है वो भारतीय जनता पार्टी या केंद्र सरकार या मोदी जी के लिए फ़ेवर में काम करते हैं। यस। और हाँ, ये जो एसआईआर की जो पूरी स्टेज है, जैसा कि हम देख रहे हैं क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि केवल ये बंगाल तक ही सीमित हो। जब एसआईआर का पहला फ़ेज़ हुआ तो वो बिहार में हुआ और बिहार में क्योंकि जब ये चला तो इसमें इसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट में इसमें पीआईएल आई इसमें उसमें ये कहा भी गया कि हमारे जो-जो दस्तावेज़ हैं, कौन से दस्तावेज़ मान्य होंगे, नहीं होंगे और उनको किस तरह से लिया जाएगा क्योंकि जो आपका जो रेज़िडेंस प्रूफ है, उसके लिए अलग तरह से डॉक्यूमेंट हैं, आइडेंटिटी प्रूफ है, उसके लिए डॉक्यूमेंट्स हैं। और ख़ास बात ये थी कि उसमें आधार कार्ड जो था उसको शामिल नहीं किया गया था उस समय, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसे भी वैलिड करते हुए कहा कि आधार कार्ड जो है उसे भी वैलिड माना जाएगा, हालाँकि वो नागरिकता का जो है वो सबूत नहीं होगा। तो इस रूप में आधार कार्ड का को भी एक 12वें दस्तावेज के रूप में स्वीकार किया गया और अब एसआईआर की प्रक्रिया में उसे भी लिया जा रहा है। और अब जब ये सेकंड फेज़ स्टार्ट जब हुआ है एसआईआर की प्रक्रिया का, तो ना केवल बंगाल के साथ-साथ गुजरात हो, उत्तर प्रदेश हो, गोवा हो इसमें अन्य जो जो भी और यूनियन टेरिटरी हैं, जो 12 राज्य और अन्य केंद्र शासित प्रदेश जो हैं, तो उन सभी की के एक साथ ये प्रक्रिया चल रही है। केरल में चल रहा है, केरल में कहीं किसी भी तरह का कहीं कोई विवाद वहाँ भी विपक्षी सरकार है, ब वहाँ वहाँ भी कोई भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, लेकिन वहाँ से किसी भी तरह का इस मामले में कहीं शोर-शराबा नहीं आ रहा है। जो सारी दिक्कतें हैं, वो या तो
बंगाल सरकार को है, और बंगाल में भी माननीय मुख्यमंत्री जी को इस वजह से है कि कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि इस तरह से वो करके कि कहीं जो भी बांग्लादेश में जो भी इन्फिल्ट्रेट होकर वहां पर जो आए हैं, और उन्होंने किसी ना किसी रूप में वहाँ के लोकल स्टेट का कोई ना कोई डॉक्यूमेंट या इस तरह से कर रखा है, तो कहीं ना कहीं उनके वोट छिन जाने का या उस तरह का जो भी एक भय या एक आशंका है, क्योंकि देखने में आया है कि वहाँ के बॉर्डर पर जिस तरह से जो बांग्लादेशी हैं वो वापस जा रहे हैं, या उन्हें एक उम्मीद है। हालांकि उन्हें पता नहीं है कि भारत का प्रशासन जो है वो कितनी तत्परता दिखाता है, तो वो, लेकिन वो भय अच्छा है, चलो कम से कम भय ही सही ये है। और ये भय कम से कम जमीन पर भी काम करने लगे तो ये थोड़ा सा, हम तो यही उम्मीद कर सकते हैं कि वो जमीन तक भी काम करे, जिससे कि आसपास के जितने भी इस तरह के इन्फिल्ट्रेटर लोग हैं वो कम से कम भारत में घुसने से पहले डरें, या उन्हें इस बात की चिंता हो कि अगर हम वहां गए तो सीधा हमें पहले सजा काटनी होगी, और सजा काटने के बाद फिर वापस से डिपोर्ट होना पड़ेगा। राइट। तो ये तो जो जिम्मेदार एजेंसियों में जो बैठे हुए जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी हैं, ये तो उनकी जिम्मेदारी बनती है लगातार कई वर्षों तक आपके संसाधनों पर बाहर के लोग आके और व्यवस्था को जिस तरह से चोट पहुंचाने की कोशिश करते हैं, और और जिन पर जिम्मेदारी होती है वो उस कार्य को पूरा ना करते हुए वो उसमें केवल यही देख रहे होते हैं, क्योंकि राजनीतिक दल तो राजनीति की बातें करते रहते हैं, वो तो विचार की बात होती है, तो वो एक पक्ष कुछ कह रहा है, दूसरा पक्ष कुछ कह रहा है, लेकिन जो एक एक फ्रेमवर्क में जो भी प्रशासन जो कार्य करता है, उन्हें कम से कम निष्पक्ष होते हुए कम से कम ऐसे मुद्दों पर तो अपनी एक स्पष्टता रखनी चाहिए। उन्हें नहीं देखना चाहिए कि इस समय जो है वो ममता बनर्जी की गवर्नमेंट है या भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट है, क्योंकि एक लंबे समय में जो नीचे का एक फ्रेमवर्क है उससे तो भारत की जनता है, और भारत की जनता को क्या बेहतरी मिल सकती है, यही उनका एक निर्णय रहना चाहिए। तो उसमें कोई लेट लतीफी नहीं होनी चाहिए। तो इस इन्हीं सारे आधार मानते हुए अब माननीय मुख्यमंत्री जी की ये मीडिया में जो टिप्पणी आ रही है कि वो 420 ही हैं, और तो मैं भी 440 वोल्टेज हूँ, तो ये बातें एक एक तरह से एक राजनीतिक चीजें हैं कि वो मजबूत हैं या मैं मजबूत हूँ। ये तो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में तो भारत की जनता किसे वोट देती है, और वोट देने के बाद किसे इस लायक समझती है कि जनता की सेवा करने का अधिकार किसे मिलेगा, निश्चित तौर पर यही देखा जाना चाहिए, क्योंकि आप कहीं भी किसी भी क्षेत्र में हो, लास्ट में अगर आपका राष्ट्र प्रथम का भाव अगर आपके अंदर है, देश की जनता की सेवा करने का भाव आपके अंदर है, तो भी आप सही मायने में आप अपनी कार्यशैली से हित कर सकते हैं। अदरवाइज तो फिर सारी चीजें फिर नकारात्मक दिशा में ही जाती हैं, तो उससे केवल और केवल विघटन ही पैदा होता है। अगर राजनीतिक दल के लोग हैं वो कम से कम बयानबाजी अच्छी करें, सकारात्मक रखें, तो ये भी एक देश सेवा ही होती है। तो इस तरह की बातें जो हैं वो कहीं ना कहीं समाज में एक दूसरे के लिए कहीं ना कहीं एक तरह से संघर्ष को ही बढ़ावा देती हैं, यही यही मेरा मानना है। यस सर। और दूसरी बात सर ये कही उन्होंने कि मैं पूरे चुनाव आयोग को दोषी नहीं ठहराती, केवल एक व्यक्ति, मतलब उन्होंने इशारा शायद हमारे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है ज्ञानेश कुमार जी, उनकी तरफ किया और कहा कि मैं जनता के हित में जेल भी जाने को तैयार हूँ, कुर्बानी देने के लिए भी तैयार हूँ, लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगी। इस तरह का उन्होंने एक बहुत बड़ा लंबा-चौड़ा भाषण दिया सर इसके बाद। और ये भी कहा कि जो 7 अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है, उन्होंने बोला कि हम प्रमोट करेंगे। देखिए, जिन भी अधिकारियों पे इस तरह का कहीं आरोप लग रहा है, क्योंकि वो सही समय पर, तय समय पर अगर उस कार्य को, प्रक्रिया को पूरा नहीं कर रहे हैं, तो उसके कारण चुनाव आयोग ने ये कठोर कदम उठाया है। कोई भी वरिष्ठ अधिकारी कभी नहीं चाहता कि वो अपने किसी जूनियर किसी अधिकारी को किसी भी बात से इस तरह से दंड दे या सजा दे, क्योंकि ये तो सरकारी मशीनरी में ये तो देखा ही जाता है कि वो जितना हो सकता है उतना सहयोग ही करते हैं, कोई भी वरिष्ठ अधिकारी कभी नहीं चाहता। लेकिन लगातार जब आप कोई कार्य करने के लिए और उसमें आप इस तरह से हीला हवाली करेंगे, या ये कहीं या उसमें कहीं आप स्वयं को किसी राजनीतिक दल विशेष के साथ जोड़कर और अपने कार्य को
लेट कर रहे हैं, तो उसके कारण कहीं इस तरह की है। और अगर कहीं किसी का सस्पेंशन है, तो सस्पेंशन तो एक रूटीन की प्रक्रिया होती है, उसके लिए कौन इतना कोई विशेष है, क्योंकि जब तक नौकरियों में डिसमिसल होना स्टार्ट नहीं होंगे, तब तक तो कहीं कोई तब तक तो कोई काम ही उचित तरीके से नहीं होगा, क्योंकि ये तो वरिष्ठ जो हैं, जिनके हाथ में सत्ता की जो मुख्य धुरी है, ये तो मुख्यमंत्री और जो प्रधानमंत्री या केंद्र के जो केंद्रीय मंत्री, उन्हें सोचना चाहिए कि डिपार्टमेंट में किस तरह से क्लीनिंग की जाए, क्योंकि कई अधिकारी जो हैं वो काम के साथ-साथ अपने पर्सनल व्यापार विशेष पर ध्यान अधिक देते हैं या दूसरे कार्यों में संलिप्त रहते हैं। तो जिसके कारण वो जो कार्य है वो लेट लेट होता है, और जब वो उसे गंभीरता से नहीं करते हैं, तो या तो दूसरे कर्मचारी उनके उस काम में लगे रहते हैं, क्योंकि किसी ना किसी को तो वो काम करना है। तो उन्हीं के साथ के जो दूसरे साथी हैं, उन पे अधिक दबाव होता है कि उस काम को वो पूरा करें, क्योंकि कहीं न कहीं वो कार्य तो एट द एंड पूरा करना ही होता है। और अगर उस नौकरी को वो उतनी गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, तो उस पर कोई ना कोई तो कार्रवाई कोई तो लेगा ही। अब उसमें भी अब इतने बड़े पद से, मुख्यमंत्री जैसे पद से अगर इस बात को रखा जाए कि ये इसलिए ऐसा हुआ और हम उनका प्रमोशन करेंगे, तो ये तो ऐसे जो नाकारा और जो बेकार कर्मचारी हैं, जो कि खुद काम करने में इंटरेस्टेड नहीं है, ऐसे कर्मचारियों को तो डिसमिसल देना चाहिए, कि और उन्हें तो आप उनका बेवजह जो इस तरह से जो है उनको बढ़ावा देके, ये तो कहीं न कहीं सिस्टम में जो खराबी होंगी, उसी को ही प्रायोरिटी आप देने की ओर आगे बढ़ रही हैं। क्योंकि ऐसे कर्मचारियों को तो चिन्हित करना चाहिए कि ऐसे कौन लोग हैं जो काम करना ही नहीं चाहते हैं, या किस तरह से जो है उनका ट्रैक रिकॉर्ड है। क्योंकि ऐसे कर्मचारी कभी किसी राजनीतिक दल के हित में कभी काम नहीं करते हैं, वो केवल अपना काम ही जो है वो छोड़ रहे होते हैं। नहीं तो ऐसे कर्मचारियों की एलआईयू या लोकल इंटेलिजेंस से पता करवा लें कि वो किसी को सहयोग कर भी रहे हैं कि नहीं। अगर ममता बनर्जी जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को ऐसा लग रहा है कि ये कर्मचारी बड़े हित में तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के, जमीनी कार्यकर्ताओं के काम आते हों, या जिले के कार्यकर्ताओं के काम करते हों, क्योंकि ऐसे कर्मचारी किसी की भी सुनते नहीं है, वो तृणमूल पार्टी हो या कोई केंद्र की भारतीय जनता पार्टी हो या कोई और हो, तो जो अपने ही काम को करने में इच्छुक नहीं है, वो किसी राजनीतिक दल के किसी कार्यकर्ता की क्या सुनवाई करेंगे। तो यस। ये तो इस समय पे, ऐसे समय पे चुनाव आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों ने, वो भी प्रशासन के ही अधिकारी हैं, शासन के अधिकारी हैं, उन्होंने सोच समझ के जो निर्णय लिया है, तो उसकी तो प्रशंसा करनी चाहिए कि कम से कम एक मैसेज तो जाए कि अगर आप काम नहीं कर रहे हैं तो क्या होगा। इस तरह से तो पूरे जो देश का जो तंत्र है वो चरमरा जाएगा। हाँ, राइट। अन्य राज्यों से इस तरह से क्यों नहीं जो है वो सुनने को मौका मिल रहा है, क्योंकि वहाँ पर जो है, वहाँ के जो वरिष्ठ चाहे मंत्री हों, चाहे मुख्यमंत्री हों, वो कहीं न कहीं उसमें सहयोग दे रहे हैं। अब ममता बनर्जी जी खुद जो हैं, वो ये सोच रही हैं कि जो एक विपक्ष की एक मुख्य चेहरा जो है, उसको लीड मैं करूँ, या इस तरह से, या जो भी उनके अन्य लोग हैं, उन्होंने अगर इस बात को कह रखा हो, क्योंकि अभी जैसे बिहार का भी एक मैटर था, उसमें भी माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी ने शहर की स्वच्छता व्यवस्था को देखते हुए खुले में मास्क बिकने की जो चीजें हैं, उस पर भी प्रतिबंध लगाया है। तो उसमें भी ममता बनर्जी जी ने सीधा टिप्पणी की है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी के लिए जो स्वामी शब्द का जो टाइटल है, वो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब उस शब्द को लगाया, तो उस पर भी उनकी विशेष नाराजगी आई। उसमें भी उन्होंने इस बात को कहा कि इनके साथ जो ठाकुर शब्द है उसको लगाना चाहिए। तो जो एक संभ्रांत परिवार के जो लोग हैं, वो वहाँ का टाइटल हो सकता है, लेकिन अधिकांशतः भारतीय सभ्यता में जब कोई एक सभी के लिए, सभी समुदाय के लिए, सभी जाति के लिए अगर कोई व्यक्ति पूजनीय है, तो उसके नाम के आगे स्वामी एक एक श्रद्धा के रूप में लगाया जा सकता है। उस बात के लिए भी उन्होंने प्रधानमंत्री जी के लिए जो है वो गलत शब्दों का उपयोग किया है। तो कहीं यही मानना है कि वो कहीं न कहीं जो विपक्ष का एक जो मुख्य चेहरा है, उसको अपनी तरफ से बनने की जो कोशिश है उनकी वही है। तो इसीलिए वो सारे
जो मुद्दे हैं उनको कवर कर रही हैं। अब ये बंगाल की जनता देखेगी कि किस तरह से इन सारी चीज़ों के बीच में कौन सही है, कौन गलत है, और केवल क्योंकि वहाँ का जो एक तीसरा जो फ्रंट है, जो बार-बार जो न्यूज़ में जो जो हुमायूं, जो वहाँ के जो अधिकारी हैं और जो बाद में राजनीति में आए हैं, और जिस तरह से उन्होंने बाबरी की नींव रख के और जिस तरह से पूरे बंगाल का ध्रुवीकरण कर दिया है, और उसके कारण वहाँ के जो लोकल समाज में जो एक नाराजगी या जिस तरह से वो आ, आ रही है, तो वो भी अपने आप में एक देखने वाली बात होगी, क्योंकि इन सारी चीजों से कहीं ना कहीं जो है वो एक जो भारतीय समाज है और उसमें जो जागरूक समाज है, वो कहीं ना कहीं इन सारी बातों पर निश्चित रूप से चिंतन मनन अवश्य करेगा कि आगे बंगाल को किस तरह से हमें दिशा देनी है। ये सर, ये बात तो बिल्कुल सच है सर कि बंगाल की जनता ही तय करेगी कि किस हाल में उनको जाना है। लेकिन सर दूसरी बात ये है सर कि एक तरफ ये इस तरह की भाषा बोलती है ममता बनर्जी कि मैं किसी से नहीं डरूंगी, तो ये प्रमोट करने की कोशिश कर रही है कि मैं कितनी ताकतवर हूँ। और दूसरी तरफ ये भी बात करती है, लोगों को डराने का काम करती है, जैसे कि उनका एक बयान सोशल मीडिया पे मैंने देखा कि अगर बीजेपी सरकार में आई तो यहाँ पर वो फिश और ये जो मीट है वो बेचने नहीं देंगी, इस तरह का वो हो जाएगा। तो ये जो उनका जो दोहरा मापदंड या रवैया है, वो कहीं न कहीं सर हमारे जो इलेक्शन प्रोसेस है या फिर इलेक्शन जब होगा उसके लिए कितना बड़ा ये घातक साबित होगा सर। और अगर ये बाय चांस आ जाती है फिर से सत्ता में, तो जो भी होगा बाद में, जिस तरह की अभी ये घटनाएँ होती है वेस्ट बंगाल में, उसके लिए खुद फिर ये जनता ही ज़िम्मेदार रहेगी, ऐसा मुझे लगता है। चाहे वो फिर ये मेजॉरिटी कम्युनिटी क्यों ना हो या फिर माइनॉरिटी कम्युनिटी। देखिए, इसके लिए तो यही कहा जा सकता है कि समाज का कोई भी वर्ग हो, उन सभी को अपने राजनीतिक अधिकारों के लिए जागृत रहना चाहिए। अपनी इस एसआईआर की प्रक्रिया के तहत भी कहीं किसी की वोट जो है कहीं कोई कमी आ रही हो, तो उसे पूरी प्रक्रिया का पूरा पालन करते हुए अपनी वोट को जो ऑथेंटिसिटी है उसको रखना चाहिए, और अधिक से अधिक मात्रा में मतदान का प्रतिशत अगर बढ़ेगा, तो निश्चित तौर से उस राज्य की अधिकांश समस्याएँ जो हैं, उनका स्वयं में निराकरण हो जाएगा, क्योंकि राजनीतिक दलों की जो जो मुखिया है, उसका तो मुख्य उद्देश्य चुनाव जीतना रहता है। अब जनता को भी इस बात को समझना होगा कि वो जागरूक खुद हों और दूसरों को भी जागरूक करें और अधिक से अधिक मतदान करें, क्योंकि अधिक मात्रा में किया गया मतदान से ही जो कुछ विशेष समूहों को लालच देकर और जिस तरह से भारतीय राजनीति को नकारात्मक दिशा की ओर मोड़ना एक मजबूरी हो जाता है कई बार नेता का, तो वो जिससे कि वो समाप्त हो सके। तो यही भारतीय जनता जो है वो अपने कम से कम जो हक उन्हें मिला हुआ है लोकतंत्र में, उसका अगर वो पूरा उपयोग करेंगे, तो निश्चित तौर पे और अच्छे लोगों को निश्चित तौर पे भारत की राजनीति में जाना चाहिए, जैसे कि जो एक स्पेस हो रहता है, उस स्पेस में कहीं दूसरे जो लोग हैं, जो निकृष्ट लोग हैं, कहीं या नेगेटिव लोग हैं, वो उसे फिल ना करें। यस सर। और सर अब दूसरी बात ये है सर कि अभी ममता बनर्जी जी जिस तरह से एसआईआर को अपना एक मुद्दा बनाकर काम कर रही है, उसके देखा-देखी सर अभी ऐसा लगता है उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव भी ऐसा कुछ करने ना दिख रहे हैं कि कल भी हमने न्यूज़ में देखा, बहुत सारे पेपर्स लेकर आए थे और फॉर्म 7 के बारे में कुछ बोल रहे थे। लेकिन सर ये देखा जाए पूरा तो हम ये कह सकते हैं कि जो अपोजिशन लीडर्स है और राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस से इसकी शुरुआत हुई और इसको अब आगे बढ़ाने जा रहे हैं ये 2 नेता शायद ममता बनर्जी और अब अखिलेश यादव जी। उसके बारे में सर हम ज़रूर आपके साथ चर्चा करेंगे कि अखिलेश यादव भी अभी एसआईआर को लेकर जो बोल रहे हैं, जो एसआईआर चल रही है उत्तर प्रदेश में, उसके बारे में। लेकिन आज सर हम आखिरी सवाल आपसे यही कहेंगे कि अ, जो इलेक्शन कमीशन ने ऑर्डर्स दिए हैं, उसको मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए? नहीं, वो तो मानना ही पड़ेगा, वो तो एक एक ऑथेंटिक ऑर्डर है, वो तो संवैधानिक व्यवस्था के तहत दिया गया ऑर्डर है, तो वो तो करना ही होगा। बाद में मुख्यमंत्री जी क्या किसी के लिए करेंगी, वो तो बात की बात है, और उसको भी चैलेंज
कोर्ट में होंगे आप, किसी को इस तरह से आउट ऑफ टर्न प्रमोशन, तो बाकी के कर्मचारी इस बात को नहीं देख रहे हैं क्या कि किस लिए प्रमोशन मिल रहा है, या क्या, या वहाँ की जो एम्प्लॉयज की जो यूनियन है, क्या वो इस बात को पर ध्यान नहीं देंगी क्या? तो ये तो इस समय चुनाव के परिप्रेक्ष्य से दिया गया उनका एक ये राजनीतिक बयान है। तो जब आगे चल के जब लीगल मैटर पे जब इन चीजों का जब विश्लेषण होगा, तो ये वहां पर कहीं भी स्टैंड नहीं होगा। तो अब इस तरह से कह देने में और फिर जब उसको जमीन पे उतारने में तो अलग अंतर रहता है। तो अभी चुनाव आयोग ने जो डिसीजन लिया है, वो अपनी स्वयं की जो उन्हें एक पावर है उसका उपयोग करते हुए, और एक ये तो इस तरह की कार्रवाई होना कोई इतनी कोई ऐसी कोई विशेष कार्रवाई नहीं की गई है। ये तो एक मैसेज देने की कोशिश की गई है कि अगर कहीं कोई इस तरह से गड़बड़ी कर दी। कोई गड़बड़ी कर रहा है या उसमें सहयोग नहीं दे रहा है, तो उनके खिलाफ चुनाव आयोग कार्रवाई कर सकता है। तो यस, ये एक उचित चुनाव आयोग द्वारा उठाया गया एक उचित कदम। यस सर। सो एनीवे सर, थैंक यू वेरी मच, आज आप हमारे साथ जुड़े। और सभी दर्शकों को कहेंगे कि हमारा ये वीडियो जरूर देखिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। लेकिन जाने से पहले हम सभी को आज छत्रपति शिवाजी महाराज इनकी जयंती है, तो जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू सर, जय हिंद, वंदे मातरम। जी, जी। मैं महाराजा शिवाजी को मैं भी हमारी तरफ से भी नमन करते हुए और सभी देशवासियों को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ देते हैं। उनके त्याग, बलिदान और साहस को हम सभी अपनाएँ और सीख लें, और देश के जो उनका एक हिंदवी साम्राज्य का जो उनका एक सपना है, उसे निश्चित तौर पे पूरा करने में जहाँ भी, जिस भी रूप में जो भी सहयोगी हो सकता है, उस सपने को निश्चित तौर पर उसमें सहयोग करें। और आपने मुझे समय दिया, इसके लिए भी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। यस सर, थैंक यू सर।